हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी एसएससी CHSL 2024 का जो 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम्स हुआ था उसका जीके जीएस का क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी वो कंप्लीट हिंदी में होंगे। और तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में देखना चाहते हैं इस वीडियो को वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में इसी शिफ्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भटियाली, यहाँ पे हो जाएगा भटियाली। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा भटियाली लोक संगीत जो ज़्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। तो ये जो भटियाली लोक संगीत है वो कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। और अब हम लोग और भी स्टेट्स के लोक संगीत को देख लेते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा होता है, मदिका डप्पू, माला यमिडिका। असम का है बिहू गीत, टोकरी गीत, कामरूपी लोकगीत, गोलपरिया लोकगीत और बोध गीत। बिहार का कौन कौन सा है, सोहर, समडौन और नाचरी। छत्तीसगढ़ का है पंडवानी। गुजरात का है गरबा, दोहा, सानेडो। झारखंड का है झुमैर, डोमकच। कर्नाटक का है गीत, ढोलू कुनीता। यहाँ पे हो जाएगा गीत नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाव गीत। ये है कर्नाटक का और है ढोलू कुनीता। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। यहाँ का है भाव गीत, यहाँ का है लावनी, पोवड़ा, भजन, प्रवचन, भक्ति गीते, नाटकीय संगीत, भारूड, गोंडल ललिता, अभंग और तुम्बाड़ी। ये है महाराष्ट्र का। चलते हैं आगे उड़ीसा पे। उड़ीसा का है संबलपुरी और ललिता। पंजाब का है माहिया। उत्तर पश्चिम भारत का क्या है, सूफी लोक रॉक। उत्तर भारत का है बिरहा। तमिलनाडु का है लोकगीत, बिल्लू पट्टू। तमिलनाडु का हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा नाटुपुरा पडलगल। नाटुपुरा पडलगल, ये है नाटुपुरा पडलगल। और बिल्लू पट्टू ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु का देख रहे होंगे कि डू इस टाइप का रहता है, जो कहाँ का रहता है, तमिलनाडु का होता है। नाटुपुरा पडलगल और बिल्लू पट्टू ये है तमिलनाडु का। तेलंगाना का है जनपद गीत। और पश्चिम बंगाल का क्या क्या है, तमांग सेलो, बाउल्स, बहुला, भटियाली और कीर्तन। ये है पश्चिम बंगाल का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे उनकी अवधि के साथ भारत की पंचवर्षीय योजनाएं दी गई है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है, ये चेक करना है। तो पहला दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो इसका ईयर कब से कब दिया है, 56 से लेकर 61 दिया गया है। तो हम लोग लिस्ट से चेक कर लेते हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना का ईयर क्या है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 56 से 61 है, तो 56 से यहाँ पे 61 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का ईयर क्या दिया है, 61 से लेकर 66 दिया है। तो तीसरी का देख लेते हैं, यहाँ पे 61 से लेकर 66 है, तो ये भी राइट हो जाएगा। अब चौथी पंचवर्षीय योजना का देख लेते हैं ईयर कब से कब है। चौथी पंचवर्षीय योजना का ईयर है 69 से लेकर 74, तो यहाँ पे दिया है 66 से लेकर 71, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इसका
ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। हम लोग सारे 5 ईयर्स प्लान के ईयर्स देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का ईयर है 1951 से लेकर 1956, दूसरी का है 1956 से लेकर 61, तीसरी का है 1961 से लेकर 1966। उसके बाद आया प्लान हॉलीडे, ये कितने ईयर्स के लिए आया, ये 3 ईयर्स के लिए आया, 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। पाँचवीं है 1974 से 1978। उसके बाद आया रोलिंग प्लान, ये कितने ईयर्स के लिए आया, ये 2 साल के लिए आया, 1978 से 1980। उसके बाद है छठी योजना 1980 से 1985। उसके बाद आया सातवीं 1985 से 1990। उसके बाद फिर से आया एनुअल प्लान, ये भी 2 ईयर्स के लिए आया। उसके बाद है आठवीं योजना 1992 से लेकर 1997। उसके बाद आया नौवीं योजना 1997 से लेकर 2002। उसके बाद आया 10वीं 2002 से 2007। उसके बाद आया 11वीं 2007 से लेकर 2012, और ये लास्ट है 12वीं 2012 से लेकर 17। इसमें आप लोगों के लिए जो एनुअल प्लान है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और रोलिंग प्लान इसका ईयर्स अच्छे से याद रखना है, और जो प्लान हॉलीडे है इसको भी याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो 5वीं योजना है ये ओनली 4 ईयर्स के लिए आया है, और जो रिमेनिंग है वो 4 साल के लिए आए हैं। लेकिन ये जो चौथी योजना है, सॉरी चौथी नहीं 5वीं, वो 5वीं है जो 4 साल के लिए आया है, 1974 से लेकर 1978। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे मिला, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय यानी कि जो 3 साइड से, इंडिया का ये मैप, इसमें 3 साइड से जो पानी से घिरा रहता है उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, किसका पार्ट था, कौन से कॉन्टिनेंट का, कौन से महाद्वीप का, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसका पार्ट था, अफ्रीका का पार्ट था। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार कभी गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था, जिसमें अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और न्यूजीलैंड भी शामिल थे। गोंडवाना भूभाग टूट गया और इसके टुकड़े अलग हो गए, जिससे प्रायद्वीपीय पठार बन गया, जो भारत का सबसे पुराना भूभाग था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फोटो है इसमें पहले सुपर कॉन्टिनेंट था यूरेशिया और गोंडवाना फिर टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूटा, अलग अलग क्या में टूटा, महाद्वीप में टूटा, और ये क्या बनाया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब बना। और इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, किसका पार्ट था? तो ये किसका, अफ्रीका का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष में जोहान्स निकोलस ब्राउनस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कब दिया था, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, DNA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये किस में होता है, पूरकता का सिद्धांत पे DNA का प्रतिलेखन होता है। तो प्रतिलेखन में क्या होता है, DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, DNA से RNA बनता है। और जैसा कि पता हो आप लोगों को, DNA कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड होता है। और इसमें क्या होता है, जो 2 स्ट्रैंड होता है वो अलग अलग सेपरेट, सबसे पहले सेपरेट हो जाता है, ये सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद एक RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, जो DNA पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है उसको रीड करता है, और इसी के पैरेलल इसके साथ बॉन्ड बनाता जाता है। तो DNA में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, ATGC, और RNA में होता है T के प्लेस पे हो जाता है U, तो RNA में होता है AUGC।
तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह से बनाएगा कि इसके साथ यहाँ सपोज यहाँ पे ए है इसके पास, तो यहाँ पे बन जाएगा ए का किसके साथ बॉन्डिंग होता है, ए का टी के साथ होता है, और जी का होता है सी के साथ। तो ए के साथ यू बनेगा क्योंकि आरएनए में टी के प्लेस पे यू होता है, यूरासिल होता है थायमिन के प्लेस पे, तो यू हो जाएगा। इसी तरह से अगर डीएनए में जी प्रेजेंट है तो जी किसके साथ बॉन्डिंग होता है, सी के साथ, तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगा। इसी तरह से आगे बॉन्डिंग करता जाता है और ये फिर अटैच हो जाता है और एक नया आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कैसा हुआ, ये एक तरह से बॉन्ड बनाता जा रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना रहा है एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रतिलेखन का प्रतिक्रिया होता है वो पूरकता का सिद्धांत पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे एक डीएनए के स्ट्रक्चर से दो दो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा इसके साथ। तो इस तरह से दो आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है एक डीएनए के स्ट्रक्चर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, लंगवीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लंगवीर नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? ये उत्तराखंड का है। अब हम लोग जो ऑप्शन में दिया गया है स्टेट, उसके सारे लोक नृत्य को देखेंगे। तो उत्तराखंड का है कौन कौन सा? पांडव नृत्य, चंचरी, भोटिया नृत्य, छपाली, झूमिला, थाली, बाजूबंद, चौलिया, लंगवीर नृत्य, जागर, झोरा, रमोला, भरतनाट्यम और चोलिया। तो इतने सारे जो लोक नृत्य होते हैं या फिर लोक संगीत होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं सारे का नेम अजीब अजीब थोड़ा होता है। तो आप लोग बार बार जब रिवाइज करेंगे, बार बार इसे पढ़ेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन से स्टेट का कौन सा है। नेक्स्ट है गुजरात का है डांडिया रास, गरबा रास, रास नृत्य, भवई, हुडो, पधर, सिद्धि धमाल है और टिप्पणी है। हरियाणा का कौन कौन सा है? फाग, खोदिया, धमाल, घूमर, झूमर, गुग्गा, लूर और सांग। तो घूमर जो है वो राजस्थान का भी है और हरियाणा का भी है। उत्तर प्रदेश का है चारकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, त्वरित संदेश वार्तालाप विंडो में आपको इमोटिकॉन्स कहाँ मिल सकते हैं? तो इमोटिकॉन्स यानी कि जिस जनरल भाषा में क्या बोला जाता है, इमोजी बोला जाता है। तो ये चैट विंडो में कहाँ पे होता है? ये नीचे में होता है, चैट विंडो के निचले भाग में ये होता है। यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि ये एक चैट विंडो है कंप्यूटर का। इसमें जो इमोजी है वो कहाँ पे होता है? नीचे में यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चैट विंडो के निचले भाग में इमोटिकॉन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्ण 100% डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है? तो भारत के कौन से राज्य में 100% डिजिटल साक्षर पंचायत बना है? ये कहाँ का है? ये केरला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के डैश के अधिकांश लोग अन्य राज्यों से बाहर चले गए थे। तो ये कहाँ से दूसरे राज्य में गए हैं? ये उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज़्यादा लोग दूसरे राज्य में माइग्रेट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जियोइड पृथ्वी का है। क्या है जियोइड पृथ्वी का? ये एक आकार है। तो जियोइड किसे बोला जाता है? ये एक जियोइड का मतलब होता है एक अनियमित आकार की गेंद। तो गेंद जैसा जिसका स्ट्रक्चर होता है इसलिए उसे जियोइड बोलते हैं। तो इसीलिए ये पृथ्वी का एक आकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन बृहद कथा कोश के लेखक थे? तो बृहद कथा कोश के लेखक कौन है? हरिसेन है। अब हम लोग देख लेते हैं बृहद कथा और बृहद कथा के बारे में। तो बृहद कथा दो तरह का होता है, एक बृहद कथा होता है और एक होता है बृहद कथा कोश। ये दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो बृहद कथा गुणाध्याय द्वारा लिखी गई है जो सतवाहना राजा हाला के दरबार से संबंधित है, जबकि बृहद कथा कोश हरिसेन द्वारा लिखा गया था। बृहद कथा पैशाची भाषा में लिखी गई थी, जबकि बृहद कथा कोश संस्कृत भाषा में लिखा गया था।
और है बृहद कथा एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, जबकि बृहद कथा कोश जैन कहानियों का एक संग्रह है जो जैन विचारधारा का प्रसार करने के लिए जाना जाता है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर को देख लेते हैं। तो अष्टाध्यायी के हैं कौन? पाणिनि। महाभाष्य के हैं पतंजलि। नागानंदा के हैं हर्षवर्धन। न्याय सदचरिता के हैं श्रीहर्षा। मरीचिकटिका के हैं शुद्रक। गीता गोविंदा के हैं जयदेव। नवरत्ना के हैं वीरसेना। मुद्र राक्षस के हैं विशाखदत्त। राजतरंगिणी के हैं कल्हन। कथा सरिता सागर के हैं सोमदेव। कामसूत्रा के हैं वत्स्यायन। प्रश्नोत्तर मल्लिका के हैं अमोघ वर्षा। स्वप्ने वस्तुतम इसके हैं भाषा। बुद्ध चरिता के हैं अश्वघोष। नाट्य शास्त्र के हैं भरत मुनि। अभिज्ञान शकुंतलम के हैं कालिदास। विक्रमोर्वशी के हैं कालिदास। रघुवंशम के हैं कालिदास। अमरकोशा के हैं अमरसंभा। सूर्य सिद्धांता और आर्यभट्टा के हैं आर्यभट्ट। पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा। नीतिसारा के हैं कमंडका। ऐहोल प्रशस्ति के हैं रवि कीर्ति। इंडिका के हैं मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र के हैं कौटिल्या। ये थे इम्पोर्टेंट एंशियंट बुक्स और एंड ऑथर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में नागरिकता या अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। केवल संसद ही नागरिकता से संबंधित प्रावधान कर सकती है। संसद की इस शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में किया गया है। संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया है। भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। वो क्या क्या है? जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र के अधिकरण द्वारा नागरिकता। तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता इसका मतलब होता है कि जितने ईयर्स तक रहने के लिए बोला जाता है, जो कंडीशन होता है किसी भी देश का कि आप लोग 5 साल रहना है या फिर 6 साल रहना है, जितने टाइम का होता है उतना दिन अगर आप रह लेते हैं किसी कंट्री में तो वहाँ के आप नागरिक बन सकते हैं। ये होता है प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता। अब इसे याद करने का एक ट्रिक है ब्रांड। B फॉर बर्थ, R फॉर रजिस्ट्रेशन, A फॉर एक्विजिशन ऑफ यूनियन टेरेटरी और N फॉर नेचुरलाइजेशन और D फॉर डिसेंट। तो ये इंग्लिश के टर्म से आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सकेवा किस राज्य के किरत खम्भू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो ये कहाँ का है? ये है सिक्किम का। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट का जो भी राज्य है उसका देख लेंगे प्रमुख त्यौहार, धार्मिक त्यौहार, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो पहला है सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सा होता है? गुड फ्राइडे, सागा दावा, सोनम लोचार लोसर, होली रामनवमी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन कौन सा होता है? सियांग नदी महोत्सव, पैंगसो पास शीतकालीन महोत्सव, जीरो महोत्सव, सोलुंग, नयोकुम, लोसर महोत्सव जो कि मनाया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा, ड्री फेस्टिवल, बुरी बूट, लोकू, संकेल, मोरीलोंग। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सा होता है? गंग नगई, लुई नगैनी, याओसांग जिसे डोल जाता भी बोलते हैं, चिरोवा जिसे मणिपुरी का नब्बस बोलते हैं, कांग जो मणिपुर का रथ यात्रा होता है, हेई करू हितोंगवा, लाई हरोवा, कूट जो कि कुकी का त्यौहार होता है, कुकी चीन मिजो एक जनजाति है उनका त्यौहार होता है, चुम्फा जो कि तांगखुल नगाओं का त्यौहार होता है, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, संगई, निंगल, चक्कोवा ये होता है कहाँ का? मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है नागालैंड। यहाँ पे होता है हॉर्नबिल, मोट्सू, आयोलंग, हेगा, बुसु, सक्रेनई, मिमपुट,
साइखेनी, सुमी नागा, तुलुनी, येयुलंग, लोइराफानित त्यौहार, नांगक्वेलम, मेमकुट, सक्रेनई और याओसांग। ये होता है नागालैंड में। नेक्स्ट है मिजोरम का, यहाँ होता है बीझो, चापछारकूट, मेमकुट और पावलकुट। तो कूट वाले जितने भी फेस्टिवल हैं वो कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं। नेक्स्ट है मेघालय, यहाँ है साद सुकमिनसिम, नोंगक्रेम महोत्सव, बेहदिन्यान खलाम महोत्सव, साद सुकरा, बांग्ला फेस्टिवल और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ये कहाँ के हैं, मेघालय के हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन कौन सा होता है, खरसी पूजा, पिलक महोत्सव, अशोकाष्टमी महोत्सव और गरिया पूजा। ये है त्रिपुरा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। किस देश का व्यापार संतुलन क्या है, किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है। तो ये होता है आयात और निर्यात के बीच में अंतर, यानी कि आयात और निर्यात के बीच में अगर डिफरेंस निकाला जाए तो ये होता है व्यापार का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की 6 मुख्य श्रेणियां ज्ञात होंगी। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, ये भाग 3 में है। हम सारे भाग को देख लेते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताते चलूँगी। वैसे तो आप लोगों को सारे भाग को याद रखना है, जैसे भी आप याद रखिए, ट्रिक के थ्रू याद रखिए या फिर जैसे भी, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे तो अच्छे तरह से याद होने ही चाहिए। तो भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका अनुच्छेद है 1 से 4। भाग 2 है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A है 4A है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। भाग 5 है संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 है राज्य, उसका अनुच्छेद है 152 से 237। तो 1 से लेकर 6 तक के आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं भाग 7। पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य के बारे में दिया गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है, जो अनुच्छेद 238 में था। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश, इसका अनुच्छेद है 239 से लेकर 242। भाग 9 है पंचायत, इसका अनुच्छेद है 243 से 243 ओ। भाग 9A है नगर पालिका, इसका अनुच्छेद है 243 पी से लेकर 243 ZG। तो ये भाग 9 और भाग 9A दोनों पंचायत और नगर पालिका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं भाग 9B सहकारी समितियां, जिसका अनुच्छेद है 243 ZH से लेकर 243 ZT। आगे है भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, इसका है अनुच्छेद 244 से 244A। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसका अनुच्छेद है 245 से लेकर 263। आगे है भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और बाद, इसका अनुच्छेद है 264 से लेकर 300A। आगे है भाग 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, जिसका अनुच्छेद है 301 से लेकर 307। नेक्स्ट है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसका अनुच्छेद है 308 से 323। भाग 14A न्यायाधिकरण, जिसका अनुच्छेद है 323A से 323B। भाग 15 चुनाव, इसका अनुच्छेद है 324 से 329A। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, इसका अनुच्छेद है 330 से लेकर अनुच्छेद 342। आगे है भाग 17 इसका राज्य भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका अनुच्छेद है 343 से 351। ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी जिसे बोलते हैं,
अनुच्छेद 352 से 360 ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 19 विविध, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। 361 अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट, अनुच्छेद 368 ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, इसका अनुच्छेद है 369 से लेकर 392। और लास्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ की तारीख, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, इसका अनुच्छेद है 393 से 395। तो ये सारे पार्ट्स हैं, भाग हैं। इसे आप लोग ट्रिक से अगर इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया है, इसमें 3 सेंटेंसेस बनाया है मैंने। यहाँ पे है यू कैन फ्लाई, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। यूएस टू यूपी हो जाएगा, ये एक सेंटेंस है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। और उसके बाद है मीट चाइल्ड श्याम एंड राम। तो इस तरह से जो भी मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे है एक अलग सेंटेंस है ये। फिर यहाँ पे फ्रूट है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट। इसे आप एक सेंटेंस बनाकर कहीं पे नोट कर सकते हैं। ऐसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। आप फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ये अलग सेंटेंस है। और फिर ये लास्ट सेंटेंस है ईट मैगी एज टेस्टी। तो इस तरह से करके आप इस तरह से ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यू है तो यू से हो जाता है यूनियन एंड टेरिटरीज, कैन है तो कैन से हो जाता है सिटीजनशिप, फ्लाई है तो फ्लाई से हो जाता है फंडामेंटल राइट। तो इसी तरह से मैंने जो भी बनाया है उससे हिंट लेकर आप लोग सेंटेंस को एक जगह पे लिखकर नोट करके उस सेंटेंस को अगर याद रखेंगे तो जो भी अगर आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे अगर डाउट होगा किसी भी भाग में तो उसे आप इससे हिंट लेकर याद रख सकते हैं। डायरेक्टली से हो गया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस तरह से फ्रॉम से हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। तो उसी तरह से सारे का एक हिंट है जिससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान निमास किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम लोग जितने भी खेल से और पर्वतारोहण से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, उसे देखेंगे। जितने भी राष्ट्रीय संस्थान है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान है जो कहाँ पे है? दार्जिलिंग, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स कहाँ है? पहलगांव जम्मू कश्मीर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास कहाँ है? दिरांग, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है सोनम ग्याटसो पर्वतारोहण संस्थान, ये कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान कहाँ है? मनाली, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? गुलमर्ग, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। और गार्जियन गिरिप्रेमी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत ने किस वर्ष में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो भारत ने सबसे पहले किस वर्ष में मेजबानी की थी? 1951 में।
और जो एशियाई खेल है जिसे पहले क्या बोला जाता था, एशियाड बोला जाता था, एशियाड के रूप में भी जाना जाता था। एशिया के एथलीटों के लिए हर 4 साल में आयोजित एक महाद्वीपीय बहु खेल आयोजन है। 1951 में नई दिल्ली, भारत में पहले खेलों से एशियाई खेल महासंघ द्वारा खेलों का विनियमित किया गया था। यानी कि 1951 में ही एशियाई खेल शुरू हुआ था और सबसे पहले इंडिया में ही खेला गया था। और भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली ने 2 अवसरों पर एशियाई खेलों की मेजबानी की है। उद्घाटन 1951 एशियाई खेल और 1982 का एशियाई खेल। यानी इंडिया ने 2 टाइम एशियाई गेम को होस्ट किया है, एक बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। अब जो 2022 का जो एशियन गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हांगजाओ चाइना में हुआ था। 2026 का कहाँ होगा, नागोया जापान में होगा। 2023 का कहाँ होगा, दोहा में जो कि कतर में है। और 2034 का कहाँ होगा, रियाद में जो कि सऊदी अरबिया में है। अब यहाँ पे 2022 का जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत का जो परफॉर्मेंस था उसे देख लेते हैं। तो भारत ने कितना गोल्ड जीता, 28, सिल्वर 38 और कांस्य 40, टोटल हो गए 106 मेडल। और इंडिया का रैंक कितना था, चौथा था। इसमें ध्वज वाहक कौन थे, उद्घाटन के टाइम में कौन थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। और ध्वज वाहक समापन के टाइम पे कौन थे, पिया श्रीजेश। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब समाप्त होता है। तो ये समाप्त होता है 31 मार्च को। यानी भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये थे दयानंद सरस्वती। तो अब जो भी इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी समाज को इस्टेब्लिश किया गया, जिसे उसके जो भी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे और इसे कौन से ईयर में बनाया गया उसे देखेंगे। सबसे पहले है ब्रह्मो समाज। और यहाँ पे मैं ईयर बाय ईयर बताऊंगी, मतलब एक के बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा का तीसरा कौन सा आया, ईयर बाय ईयर बताऊंगी। तो ब्रह्मो समाज सबसे पहले बना, ये 1828 में बना था। इसे कौन बनाया था, राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मो सभा की स्थापना की और जिसे बाद में ब्रह्मो समाज का नाम दिया गया। उसके बाद है बेदा समाज। केशव चंद्र सेन और श्रीधरालु नायडू ने 1864 में मद्रास में बेद समाज की स्थापना की। आगे है प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन के प्रभाव में आकर 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज का गठन हुआ। इसके मुख्य वास्तुकार महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। ज्योतिराव फुले ने इसको बनाया था 1873 में। आगे है आर्य समाज। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में मानिक चंद्र वाटिका में की थी और 1877 में इसे लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे है देव समाज। इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 264। शतरंज बोर्ड में कैसे बना हुआ होता है, इस तरह से बना होता है, स्क्वायर वर्ग बना हुआ होता है। इसमें कितने होते हैं, 64 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा में पॉप गीतों के प्रसिद्ध गायक हैं। तो ये किसके हैं, पंजाबी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है। तो एवरेज फंक्शन किस में होता है, ऑटो सम फंक्शन में। तो यहाँ मैंने फ़ोटो लगाया है, इसमें आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये जो फार्मूला का जो क्वेश्चंस होता है वो किससे होता है, ये MS एक्सेल से होता है, MS एक्सेल। तो MS एक्सेल जब आप लोग ओपन करेंगे तो इस तरह से बॉक्स ओपन होकर आएगा और ये इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है देख सकते हैं। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू, ये सब दिया हुआ है। तो जब ऑटो एवरेज फंक्शन है तो एवरेज किसके अंदर आता है, फार्मूला में आता है। तो फार्मूला में जाएंगे
और फार्मूला जब ओपन करेंगे तो इसमें क्या ओपन होकर आएगा, एक ये वाला सेक्शन ओपन होकर आएगा जो कि है ऑटो सम। और ऑटो सम को जब टैप करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, सम का, एवरेज का, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शंस, ये सब ओपन होकर आएगा। तो इसी में से फिर सेलेक्ट कर लेना है एवरेज को, तो ये एवरेज फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए जो एवरेज का फंक्शन होता है किस में होता है, ऑटो सम वाले फंक्शन में आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत की जनसंख्या किस जनसंख्या वृद्धि दर कब से घट रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981 से। प्रति दशक भारत की जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर देखेंगे कि किस वर्ष में घटना शुरू हुआ भारत का जनसंख्या। तो 1951 में, इसका डेटा पता नहीं है। 1961 में क्या हुआ, हर 10 साल पे निकाला गया है। तो 1961 में 21.6 है, 1971 में 24.8 है, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 1981 में 24.7 है, यानी कि यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनसंख्या दर 1981 के दशक में घटना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष है? तो मार्च 2024 तक कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, वो भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान से संबंधित है। यह 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वैधानिक निकाय स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है और ट्रिब्यूनल का क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई शहरों में स्थापित है। इसके चेयरमैन कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और इसकी मूल एजेंसी कौन है? कानून और न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग, इसके अंडर ये काम करता है। हम लोग और भी जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है उसे देखेंगे। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया SSC CHSL 2024 के 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का GK GS का क्वेश्चंस हिंदी में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर सजेशंस होगा और डाउट्स होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस तरह कंटेंट बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।